गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पत्र एवं डायरी में आपने पहला भाग 3 पत्रों के द्वारा मैंने आपको पढ़ाया था। अब पत्र एवं डायरी में हम दूसरे भाग की ओर जाते हैं। तो दूसरे भाग की ओर में चौथा पत्र आता है, 5वां पत्र आता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र यानी कि आप को अपने स्कूल में से मान लो कि आप अपने टीचर से या प्रधानाचार्य से आपको गुजराती में इसे रजा चिट्ठी बोलते हैं, लेकिन आपको छुट्टी लेनी है, स्कूल में से छुट्टी लेनी है, तो आप किस प्रकार प्रधान अध्यापक जी को या एवं अपने अध्यापक जी को किस प्रकार प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, उसका यह ढांचा दिया गया है। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र, छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक यानी कि प्राचार्य को पत्र। देसाई फलिया इधर मनोज पटेल अपने प्रधान अध्यापक को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखता है। तो मनोज पत्र कहाँ रहता है? मनोज पत्र का पता है देसाई फलिया भावनगर। मनोज पत्र कहाँ रहता है? तो भावनगर में। किस सोसाइटी में? तो देसाई फलिया। किस दिनांक को उन्होंने पत्र लिखा है? तो 23 फरवरी 2011 को। अब ये मनोज का पता है। अब मान लीजिए कि आपने पत्र में पता लिख डाला है, अब आपको संबोधन और अभिवादन करना है। तो मनोज पटेल अपने प्रधान अध्यापक को किस प्रकार संबोधन करता है? तो वह लिखता है कि सेवा में, 2 लिटी छोड़ देने की, और सेवा में श्री आचार्य महोदय DA सार्वजनिक विद्यालय। विद्यार्थी मित्र इधर देखिए, ये मनोज का पता है। मनोज अपने प्रधान अध्यापक जी को वो संबोधन और अभिवादन किस प्रकार लिखता है? तो देखिए, उसका संबोधन है सेवा में श्री आचार्य महोदय DN सार्वजनिक विद्यालय, यह संबोधन है। अब अभिवादन, तो आदरणीय गुरुदेव, यह लिखता है आदरणीय गुरुदेव। क्या? आदरणीय गुरुदेव। तो आपको पता चल गया होगा कि यह पता यानी कि मनोज का पता है, यह संबोधन है और यह अभिवादन है। संबोधन में मानवाचक शब्दों का मनोज ने प्रयोग किया है। वो अपने प्रधान अध्यापक जी को इस प्रकार शब्द का प्रयोग करता है कि सेवा में श्री आचार्य महोदय DN सार्वजनिक विद्यालय। तो मनोज कहाँ पढ़ता है? तो DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर में मनोज पढ़ता है, और अपने गुरु जी को वो अभिवादन इस प्रकार करता है कि आदरणीय गुरुदेव। क्या लिखता है? आदरणीय गुरुदेव। अब मनोज पत्र में क्या लिखता है? तो आइए पढ़ते हैं। मनोज कहता है कि सविनय निवेदन है कि
मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूं। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है। इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 तक यानी कि 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूं। अवकाश विद्यार्थी मित्रों, मनोज अपने प्रधान अध्यापक जी को प्रार्थना पत्र में प्रथम, मध्य और अंत किस प्रकार लिखता है, तो इसकी जानकारी सविनय मानवाचक शब्दों का मनोज ने अपने प्रधान अध्यापक जी को उपयोग किया है। तो सविनय निवेदन है कि मैं आपसे 2 हाथ जोड़कर यह विनंती करता हूँ कि विनंती करता हूँ कि मेरी बहन की शादी
मनोज कहता है अपने प्रधान अध्यापक जी को कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मनोज ने अपने गुरुजी यानी कि अपने प्रधान अध्यापक जी को 23 फरवरी को पत्र लिखा है और आगामी आने वाली तारीख यानी कि 27 तारीख को मेरी बहन की शादी निश्चित की गई है, ऐसा वो पत्र में लिखता है और कहता है कि मैं उसका इकलौता भाई हूँ। मेरी बहन का इकलौता यानी कि अकेला, मैं अपनी बहन का एक भाई हूँ। इकलौता यानी कि अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है। गुरुजी आप जानते हैं कि हमारी जो समाज की सामाजिक परंपरा है, वो परंपरा में हमारे घर में शादी की कितनी धूमधाम रहती है, तो आप इससे अनजान नहीं है। आप जानते हैं, इससे तो आप अनजान नहीं है। आप हमारे रस्म और रिवाज जानते हैं, हमारे परिवारजनों से आपकी पहचान है, इसलिए आप इससे अनजान नहीं है। फलतः यानी कि परिणाम, फलतः शादी के लिए मैं अपने विद्यालय में छुट्टी ले रहा हूँ। फलतः मैं तारीख 24 से 28 तक यानी कि 24 तारीख से 28 तारीख 5 दिनों के लिए 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। 5 दिन के लिए मैं अपनी पाठशाला में उपस्थित यानी हाजिर नहीं रह सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। मेरे पिताजी का जो पत्र है वो भी मैं जो प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ उसके साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। गुरुजी मैं आपसे आशा रखता हूँ, आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। आप मेरे पर मेहरबान रहेंगे और मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मनोज अपने गुरुजी को ये कहता है कि इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। कृतज्ञ यानी कि आभारी, आपका ऋणी रहूँगा। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ यानी कि ऋणी रहूँगा। लास्ट में मनोज लिखता है आपका आज्ञाकारी छात्र। जो लास्ट में आप अपना लिखितन लिखते हो तो उसमें मनोज ने लिखा है आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8 इस प्रकार आप भी अपने गुरुजी को अपने विद्यालय में, अगर आपके घर कोई प्रसंग है या आप लंबी बीमारी पर जाने वाले हैं, तो इस प्रकार आप अपने विद्यालय में अपने प्रधान अध्यापक जी को, अपने अध्यापक जी को इस प्रकार प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है कार्यालय पत्र। क्या कार्यालय पत्र? इसके बाद छठा पत्र है कार्यालय पत्र। क्या कार्यालय पत्र में आप किस प्रकार, कोई भी कार्यालय हो तो इसमें किस प्रकार आप पत्र लिख सकते हैं। तो इधर सुरेश भाई परमार कार्यालय पत्र लिखता है तो स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत यानी कि विषय है स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। मनोज परमार सुरेश भाई परमार स्वास्थ्य अधिकारी को
बड़ौदा के स्वास्थ्य अधिकारी को वो गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखते हैं। अब तारीख 20 मई 2011 सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी श्री मिन्नी म्यूनिसिपैलिटी बड़ौदा अब जो सुरेश भाई म परमार है, बड़ौदा के स्वास्थ्य अधिकारी म्यूनिसिपैलिटी को वो गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखते हैं। 30 मई को सुरेश भाई ने स्वास्थ्य अधिकारी बड़ौदा के अधिकारी को पत्र लिखा है और वह अभिवादन में इस प्रकार लिखते हैं कि मान्यवर, मैं इसकी पूरी जानकारी अब लिखता हूँ। किस प्रकार आप कोई भी अधिकारी को आप किस प्रकार शिकायती पत्र लिख सकते हैं। तो मान्यवर, अभिवादन उन्होंने किया है। सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। सुरेश भाई कहाँ रहते हैं? तो गायत्री मोहल्ले में। अब सुरेश भाई किस अधिकारी को? तो स्वास्थ्य अधिकारी को। वो स्वास्थ्य अधिकारी किस शहर में रहते हैं? सुरेश भाई तो वो बड़ौदा में रहते हैं। म्यूनिसिपल स्वास्थ्य अधिकारी को वो पत्र लिखते हैं, शिकायती पत्र है। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक साफ नहीं हुआ है। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक साफ नहीं हुआ है। आजकल शादी का मौसम है। वो कहते हैं कि आजकल शादी का मौसम है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास की कोठी यानी डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हुआ है कि
आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने की आशा है। आप शीघ्र ही उसे हटाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार। अब विद्यार्थी मित्र, सुरेश भाई स्वास्थ्य अधिकारी म्यूनिसिपल बड़ौदा को इस प्रकार शिकायती पत्र लिखते हैं। तो वो पत्र में इस प्रकार लिखते कि सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। जो आपके भी मोहल्ले में अगर गंदगी हो जाती है तो आप अपने मोहल्ले का नाम लिखकर आप अपने स्वास्थ्य अधिकारी को इस प्रकार आप पत्र लिख सकते हैं। लेकिन आप जो पत्र लिखते हैं उस पत्र में अधिकारी श्री के लिए मानवाचक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा और करना चाहिए। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, उसके स्वास्थ्य अधिकारी को इस प्रकार आप अपने सरल भाषा में इस प्रकार पत्र लिख सकते हो। तो सुरेश भाई गायत्री मोहल्ले में रहते हैं तो वो लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ, यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हुआ है। वो अधिकारी श्री को कहते हैं कि यह मोहल्ला कितने पिछले कई दिनों से, यानी कि मान लीजिए कि पिछले कई दिनों यानी कि 4, 5, 6, 7 दिन से यह मोहल्ला ठीक से साफ नहीं हुआ है। आजकल शादी का मौसम है और शादी का मौसम चल रहा है, रास्ते पर गंदगी फैली हुई है। शादी में तो आप जानते हैं लोग खाना खाने के बाद इधर इधर कचरा फेंक डालते हैं, इसलिए रास्ते पर गंदगी फैली हुई है। पास की कोठी यानी डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं, कचरा सब डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिनों से यह हाल हो गया है। डस्टबिन में से, जो कूड़ेदान में से क्या हो रहा है, बदबू निकल रही है। आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। उस रास्ते पर से जो डस्टबिन है, जो कूड़ेदान है, वो कूड़ेदान इस प्रकार भर गई है और पिछले कई दिनों से यह कूड़ेदान साफ नहीं हुआ, इसलिए गंदगी के कारण इसमें से बदबू निकल रही है और इस रास्ते पर से चलना मुश्किल हो रहा है। आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं।
आने वाले और जाने वाले लोग सभी परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। सुरेश भाई कहते अगर गायत्री मोहल्ले पर रास्ते पर पड़ी जो डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान को अगर शीघ्र ही न हटाया तो हमारे पूरे मोहल्ले यानी कि गायत्री मोहल्ले में बीमारी फैल जाने का मुझे डर है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप इस कूड़ेदान को शीघ्र ही हटाने की व्यवस्था करेंगे। आशा है कि आप शीघ्र ही इसे हटाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। आप इस प्रकार कोई शिकायत हो तो आप अपने स्वास्थ्य अधिकारी को इस प्रकार पत्र लिख सकते हो। अब 7वां जो पत्र है व्यावसायिक पत्र, क्या है? व्यावसायिक। पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। प्रीतिशा शांति भवन MG रोड राजकोट में रहती है और वह पुस्तक भेजने के लिए सुभाष रोड वलसाड़ यानी कि गजानन पुस्तकालय के व्यवस्थापक जी को पत्र लिखती है और वो कहती है कि मुझे इस प्रकार व्यवसाय के लिए यानी कि पढ़ने के लिए, बच्चों को पुस्तक बेचने के लिए इस प्रकार की पुस्तक चाहिए। व्यावसायिक यानी कि धंधे में आप किस प्रकार कोई वस्तु आपको खरीदनी है तो आप किस प्रकार पत्र लिख सकते हैं। तो तारीख है 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, अब इधर प्रीतिशा गजानन पुस्तकालय के व्यवस्थापक जी को पत्र लिखती है। आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि गजानन पुस्तकालय किस रोड पर है, तो उसका आंसर है सुभाष रोड। और गजानन पुस्तकालय कहाँ पर है, तो वलसाड़। तो सेवा में व्यवस्थापक जी श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, अब प्रीतिशा गजानंद पुस्तकालय के व्यवस्थापक जी को संबोधन यानी कि अभिवादन करके कहते हैं कि महोदय जी, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, आप डाक से भेजने की कृपा करें। प्रीति कहती है कि मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की ज़रूरत है, आवश्यकता यानी कि ज़रूरत है, मुझे आप डाक से भेजने की कृपा करेंगे। पहला पुस्तक है नन्हा कोश, रतिलाल, श्री रतिलाल नायक का। हिंदी में जो नन्हा कोश है वो रतिलाल नायक लेखक का है। वो पुस्तक
आप डाक से भेजने की कृपा करेंगे। अब मेरा दूसरा पुस्तक है नालंदा विशाल शब्द सागर, श्री नवल जी का। जो लेखक है नवल जी है और उसका जो पुस्तक है नालंदा विशाल शब्द सागर, नवल जी का है, वो आप भेजेंगे। तीसरा पुस्तक है बृहद हिंदी शब्दकोश, जो बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा का। जो लेखक है डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा और डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा का लिखित जो बृहद हिंदी शब्दकोश है, वो तीसरा पुस्तक आप डाक से भेजने की कृपा करेंगे। और अब चौथा पुस्तक है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा, हरिवंश राय शर्मा का जो लोकोक्ति कोश है, जो साहित्यिक मुहावरा है। तो पहला है नन्हा कोश रतिलाल नायक का, दूसरा है नालंदा विशाल शब्द सागर नवल जी का, बृहद हिंदी शब्दकोश है श्याम सुंदर वर्मा और डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा का, और चौथा है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति हरिवंश राय शर्मा का। इस प्रकार प्रीतिशा गजानंद पुस्तकालय से 4 पुस्तक डाक से भेजने का निवेदन किससे कहते हैं? तो व्यवस्थापक जी को कहते हैं। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP वैल्यू प्ले पोस्ट से भेजें। प्रीतिशा कहती है कि जो पुस्तकों का जो कमीशन है वो काटकर आप VPP के जरिए आप मुझ तक पहुंचाए, ऐसे मैं आपको निवेदन करता हूँ। भवदीय आप देखिए व्यावसायिक पत्र में लिखितन में लास्ट में भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। तो भवदीय प्रीतिशा शांति भवन MG रोड राजकोट। तो प्रीतिशा कहाँ रहती है? तो राजकोट किस रोड पर? तो MG रोड पर। और प्रीतिशा किसको पत्र लिखते हैं? तो गजानंद पुस्तकालय के विक्रेता यानी कि व्यवस्थापक जी को पत्र लिखते हैं। इस प्रकार आपका जो पत्र एवं डायरी में जो पत्र के जरिए जो पहला पत्र है अनुमति पत्र है, निमंत्रण पत्र है, दूसरा बधाई पत्र है, आश्वासन पत्र है, अनुमति पत्र है, प्रार्थना पत्र है, कार्यालय पत्र है और व्यावसायिक पत्र है। ये सातों ही पत्र आप वीडियो के जरिए देखें और कोई ना कोई पत्र लिखने की आप कोशिश करें। अब दूसरा भाग है डायरी लेखन। डायरी लेखन यानी कि अब जो 7 पत्र है वो पूर्ण हो गए। अब डायरी लेखन, पत्र एवं डायरी। तो डायरी आप किस प्रकार लिख सकते हैं? क्या डायरी, डायरी हिंदी शब्द आग्ल यानी अंग्रेजी भाषा का है। डायरी जो डायरी शब्द है अंग्रेजी भाषा का है। क्या है? डायरी शब्द आंग्ल यानी कि अंग्रेजी भाषा का है। क्या? डायरी के लिए हिंदी में डायरी के लिए जो डायरी शब्द है वो किस भाषा का है? तो अंग्रेजी भाषा का है। हिंदी के लिए डायरी के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो डायरी के लिए हिंदी में दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
डायरी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है और आप हिंदी पढ़ रहे इसलिए डायरी के लिए हिंदी में इसे क्या कहते हैं, दैनंदिनी। क्या, दैनंदिनी। और दूसरा शब्द है दैनिकी। ये दो शब्द डायरी के लिए हिंदी में दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब डायरी किस प्रकार लिखी जाती है, डायरी किस प्रकार, तो डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। क्या, डायरी में निजी हमारा जो निजी जीवन है वो निजी जीवन में प्रतिदिन हर दिन जो घटी घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी आप किस प्रकार लिखते हो, तो डायरी को आपको हर दिन यानी प्रतिदिन लिखना है और घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है डायरी में। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, आप किसी की डायरी पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं का, किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं का, कार्यों का तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप किसी की डायरी पढ़ते हैं तो वो डायरी पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि जो डायरी जिसने लिखी है वो व्यक्ति के जीवन में क्या कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, उसके कार्य क्या थे, उनकी मौलिक भाषा क्या थी, उनका व्यवहार कैसा था। आप जिस व्यक्ति की डायरी पढ़ते हो इससे आपको जानकारी मिल जाती है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ जो आप डायरी लिखते हैं तो डायरी में घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। अगर आप डायरी लिखते हैं तो डायरी में आपके निजी जीवन में घटित घटनाओं के साथ साथ आपके मस्तक में जो प्रतिक्रियाएं होती है उसको भी अभिव्यक्त करना पड़ता है तो आपकी सच्ची डायरी, वरना आप गलत लिख डालते हो तो आपकी डायरी नहीं होती है। अगर कोई भी सच्चे इरादों से डायरी लिखना चाहता है तो उसकी घटित घटनाओं के साथ साथ मन में उठित जो प्रतिक्रिया है उसको भी अभिव्यक्तित करना चाहिए, इसलिए इसमें वैविकता होती है। और डायरी कब किस प्रकार लिखी जाती है, तो डायरी है प्रतिदिन, डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक, अथवा मासिक लिखी जाती है। आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि डायरी कब किस प्रकार लिखी जाती है, तो प्रतिदिन हर दिन आप डायरी लिख सकते हो। साप्ताहिक यानी 7 दिन के जो समूह का होता है 7 दिन की डायरी आप लिख सकते हो। पाक्षिक यानी कि 15 दिन की डायरी आप लिख सकते हो। और मासिक यानी कि 30 दिन की डायरी आप हर दिन भी लिख सकते हो, साप्ताहिक भी लिख सकते हो, पाक्षिक भी यानी 15 दिन की डायरी भी लिख सकते हो और मासिक यानी पूरे 1 मास की 30 दिन की डायरी लिख सकते हो। अब डायरी लेखन की विशेषताएं क्या क्या है, आपको अगर डायरी लिखनी है तो उसकी कुछ विशेषता है। तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। अगर आप डायरी लेखन यानी कि डायरी लिखना चाहते हैं तो दैनिकी या दैनिक लिखना चाहते हैं तो पहली उसकी आवश्यकता है डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। क्रमबद्धता, सुबह उठने से आप रात तक सोते हो, क्रमबद्धता होनी चाहिए। सुबह 6 से 7, 8, 9, सुबह से दोपहर सांझ, इस प्रकार आप डायरी की क्रमबद्धता होनी चाहिए। समय भी इस प्रकार का होना चाहिए, इसलिए डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। अगर आप मान लो कि आपको प्रतिदिन डायरी लिखने का शौक हो गया है
तो आप सुबह उठते हो, मैं इतने बजे उठता हूँ, यह करता हूँ, यह करता हूँ, उसके बाद यह करता हूँ, उसके बाद यह करता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, पढ़ता हूँ, यह करता हूँ, मम्मी के साथ बातचीत करता हूँ, टीवी देखता हूँ, खेलने जाता हूँ, इस प्रकार रात को इतने बजे टीवी देखता हूँ और सो जाता हूँ। लेकिन विवरण संक्षिप्त, यानी कि आपको डायरी लिखना है प्रतिदिन, तो संक्षिप्त सारगर्भित शब्दों का उपयोग करके वास्तविक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और विवरण आपको संक्षिप्त में लिखता है कम। तीसरा है, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। अगर आप डायरी लिखते हैं तो डायरी में स्थान यानी कि जगह, तिथि यानी तारीख, घटना कहाँ घटना हुई वो, और तथ्य का स्पष्ट स्वरूप उल्लेख होना चाहिए। मान लो कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आपके शहर में एक ही समय पर एक ही जगह पर 4 शादियां हो रही है, तो एक है हनुमान टेकरी, दूसरी है एगोला रोड, दूसरी गठामन, चौथी है गुरु नानक चौक। पहली शादी है 7 बजे, दूसरी है 8 बजे, तीसरी है 9 बजे, चौथी है 10 बजे। तो स्थल, समय, तिथि अलग अलग हो जाती है। समय 8 बजे, उसका एरिया है गुरु नानक, दूसरा है आकेशन। इस प्रकार तिथि, घटना स्पष्ट स्वरूप से उल्लेख होना आवश्यक है। चौथा है, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अगर आप डायरी लिखते हैं तो उसमें आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, आदि का आपसे बचना चाहिए। और इस प्रकार डायरी लेखन की कुछ ये विशेषताएं थी। अब डायरी लेखन के लाभ, डायरी लेखन से आपको क्या लाभ होता है? तो डायरी लेखन के अनेक लाभ है। पहला है, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी लेखन का जो पहला लाभ है, तो इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। आप किस प्रकार के तथ्यों का उल्लेख रहता है? इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका भी उल्लेख रहता है। अगर आप सच्चे दिल से, ईमानदारी से डायरी लिखते हैं तो आपके साथ घटी घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। आप पूरे दिन कितने अच्छे काम करते हैं, कितने बुरे काम करते हैं, उसकी भी जानकारी हो रहती है, उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सहने से नहीं, बुराइयों से बचा भी सकता है। अगर आप डायरी लिखते हो तो अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपको पता है कि मैं डायरी लिखता हूँ, तो सुबह या शाम को आप डायरी लिखने बैठते हो, तो अगर कोई काम गलत करते हो तो गलत काम से भी आप बच जाते हो। इसलिए डायरी लेखन का मुख्य जो लाभ है, आपके जीवन में बुराई को आप छोड़ देते हैं। डायरी का तीसरा लाभ है, डायरी ही ऐसा एक दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों का तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त हो जाती है। अगर डायरी एक ऐसा दस्तावेज है, इसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जो जीवन के पिछले अनुभवों की या घटनाओं की जानकारी आपको मिल जाती है, और वो भी जिस व्यक्ति ने डायरी लिखी है संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति की बोलचाल की भाषा कैसे थी, उसके व्यवहार कैसे थे, उसकी इसके साथ घटी घटनाओं कैसे थी, उसका अच्छा बुरा व्यवहार कैसा था, वो जानकारी आपको डायरी से मिलती है। इस प्रकार आप डायरी लिख सकते हैं। डायरी से आपको अनेक लाभ होने वाले हैं। इसलिए विद्यार्थी मित्र, मैं आशा रखता हूँ कि आप भी अपने जीवन में दैनंदिनी और दैनिकी लिखें और डायरी की जो विशेषताएं आपके जीवन में उतारे, और उनके जो लाभ है वो भी आपकी जीवन में उतारे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।